बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अफगानिस्तान ने एक मरतबा फिर मुहिम जोई की कोशिश की है और अब तक उसकी दर्जन भर चौकियां जो हैं वो तबाह हो चुकी हुई हैं। कई टैंक जो हैं वो उड़ा दिए हैं पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर, खासतौर पर जो खोस्त है सूबा, वहाँ जनाब फ़ज़ा में उड़ रहे हैं और अपने जो टारगेट हैं उनको तबाह कर रहे हैं। ये हुआ क्या? गलती उनसे हुई है या फिर हम कोई बहाना ढूँढ रहे थे? अफ़गान तालिबान रजीम है वो, जहाँ जिनकी हुकूमत है, उनके अंदर भी इख्तिलाफ़ात जो हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो गए हुए हैं। उनके जो वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने पक्तिका में एक अवामी तकरीब से खिताब किया है और वहाँ उन्होंने जो तालिबान के कुछ सरकर्दा लोग हैं, जो जनाब कहते हैं जनाब हमने जिहाद किया है, उनको उन्होंने उनके वो लते लिए हैं, रगेदा है अच्छा खासा कि यार ये किस जिहाद की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो एक गोली भी नहीं चलाई थी। जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको क्रेडिट दें। और जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है जनाब ये जो पाकिस्तान के ऊपर वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनकी जो प्रॉक्सी बने हुए हैं इंडिया की, वो शायद सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं उनको ये भी पसंद नहीं है। तो बहरहाल वहाँ हक्कानी का जो ग्रुप है वो तगड़ा ग्रुप है और ये मदरसा हक्कानिया से पढ़े हुए हैं, दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान से। तो वो जनाब वो अब उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं सरेआम खुल्लम खुल्ला। और दूसरा जो उन्होंने हमला करने की कोशिश की, असल में हुआ ये 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात जब अफगानिस्तान ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, तो क्योंकि ये अचानक हमला था तो पाकिस्तान के 23 फौजी जो हैं वो शहीद हुए थे और 29 के करीब जो है वो जख्मी हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने जो फैंटा लगाया है वो पूरी दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान जो है डिजिटल सिग्नेचर वीडियोस वो सबूतों के साथ हमने बताया कि जनाब हमने फलां 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 जगह जो है उसको निशाना बनाया और इब्तदाई तौर पर 200 फौजी जो थे उनके, अफगान फौजी और तालिबान वगैरह जो थे वो मारे गए थे। बाद में उनकी तादाद में इजाफा हुआ और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से, जनाब हमने 12 बजे जंग बंद कर दी है, तो जनाब आप भी, आपसे भी तो करते हैं कि आप भी ये ना करेंगे। फिर वो कतर के जरिए, बीच में कतर के जरिए रिक्वेस्ट की, फिर सऊदी अरब के जरिए रिक्वेस्ट की, फिर आखिरी वक्त पे उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत ये रिक्वेस्ट की कि जनाब आप जरा ये रोक दें, जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है और ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, फ़िज़ाई हरकत में है, तो हमें वहाँ से लाशें जो हैं फौजियों की वो उठा लेने दें। हमने कहा चलो ठीक है जनाब उठा लें। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जो मैंने अर्ज किया ना 23 पाकिस्तानी शहीद हुए, वो जनाब फिर उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि जनाब हमने हमला कर दिया पाकिस्तान में, पता नहीं क्या कर दिया। हालांकि अपना बहुत सारा इलाका वो खो चुके हुए हैं। चौकियां, अंगूर अड्डे की मैंने कल बात की थी, वो वाला जो इलाका है वो भी उनके हाथ से छिन गया है, जो हमने उनको गिफ्ट कर दिया हुआ था। बाजवा साहब ने पता नहीं किस खुशी में और फैज अमीर साहब ने किस खुशी में उनको जनाब वो इलाका जो वो दे दिया था, वो भी वापस ले लिया। फिर उनकी चौकियां जो वो वापस लेने के लिए नहीं आ रहे थे, इस हद तक खौफजदा थे। लाशें उठाने का हमने मौका दिया उनको, लाशें उठा के वो खाली करके फिर चले गए। 21 के करीब जो उनकी पोस्टें थी या चौकियां थी वो खाली करके हुए, भाग गए होंगे, उस इलाके में आ ही नहीं रहे, नजर ही नहीं आ रहे। उनके कैंप शैम्प की उड़ा दिए हुए थे हमने, जो 11 और 12 की रात की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उसके बाद जनाब इन्होंने वो जो एक ना, मैंने कहा कि जो हमारे एक शहीद थे उनकी उसकी वर्दी लेके ना उनकी, तो जनाब उन्होंने जो जश्न मनाया तो वो वर्दी भी वहां लहराई। इस बात का पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा, तब कह लो ये नाकाबिले बर्दाश्त था। ये तो ऐसे है ना जैसे किसी लाश की बेरुमती करना, किसी शहीद की बेरुमती करना। हमने उनको मौका दिया और उन्होंने आगे से क्या किया। ये अब पाकिस्तानी इस ताक में थे कि कोई गलती करें तो भरपूर अंदाज में उनको जवाब दिया जाए, गिदड़ को चारी जावे। ऐसा ही हुआ। ये शाम को 7-8 बजे के करीब ये इस्लाह मिली के जो खरलाची बॉर्डर है वहां कोई मूवमेंट, पाकिस्तान की नजर तो पूरी है कि जनाब उनके वो टैंक आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या वो आगे पीछे कर रहे थे। तो वहां ये इत्तला मिली तो पाकिस्तान ने जो एरिया था, बॉर्डर एरिया, वो खाली करवा लिया और ये बता दिया कि जनाब कुछ होने वाला है।
लेकिन फिर उन्होंने जनाब जो कुरम का इलाका है वहां से पाकिस्तान पे अटैक किया। तो पाकिस्तानी तो पहले से तैयार बैठे हुए थे और इन्होंने जनाब वो मिसाइलों के साथ फिर जवाब दिया और ड्रोन जो हैं वो फजा में उड़ाए। अच्छा, अब उनके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, वो ड्रोन्स तक नहीं गिरा सकते जो पाकिस्तान ने उड़ाए हुए हैं, और वहां वो फजा में इस वक्त, बल्कि एक इतला तो ये भी, काबुल के ऊपर भी जो ड्रोन्स है वो उड़ते हुए देखे गए हैं। अब इनके हाथ बस में तो है कुछ नहीं, लेकिन ये जो ये गलती कर बैठे कि जनाब ये जो जश्न के नाम पे जो पाकिस्तानी शोहदा की तज़हीक करने की कोशिश की, अब उसका जो खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये जो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कुर्रम में जो मिसाइल के जरिए हमने जनाब टारगेट किया है, तो वो जनाब हुआ है। और फिर जनाब एक जगह पे ये चौकी जो है छोड़ के भागे हैं, सफ़ेद झंडा लहराया है, लेकिन हमारी तरफ से शायद उसको, उस दरख्वास्त को, सफ़ेद झंडे वाली जो दरख्वास्त है उसको शर्फ कबूलियत नहीं बख्शा गया। तो फिर ये वहां से वो चौकी छोड़ के जो है भागे हैं, वो भाग गए। और ये हो भी सकता है, ये बड़े फराडी हैं, इनके वो जो आलमी कवानीन या जंगी कवानीन, उनके ऊपर इनका कोई नहीं है, एतबार कोई नहीं है कि जनाब सफ़ेद झंडा लहरा के हम जनाब चुप करके बैठ जाए फिर बीच में से, क्योंकि ये तो गरिल्ला वार के माहिर है ना अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ तो गरिल्ला वार नहीं ना हो रही, ये तो दो फौजें आमने सामने हैं। गरिल्ला वार तो और है कि जनाब अटैक किया और भाग गए, यहाँ कौन भागने देगा। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद जनाब जो इनका एक अहम कमांडर जो है वो भी मारा गया है। और तुर्कमान जई में यानी कई एक इनके जो टैंकों की जो है ना पोजीशनें, वो जहाँ इनके टैंक शैंक खड़े हुए थे, ये वो 5 पहले इन्होंने वो तबाह किए, वो टैंक वगैरह हमले समेत, और उनके जो पोजीशनें हैं वो। और फिर आखिरी जो है तुर्कमान जई में अब तक के इतला के मुताबिक वो जो 6ठी टैंक पोजीशन थी वो तबाह कर दी गई है। और वो जो 5वीं टैंक पोजीशन थी नारगसर में, नारगसर पोस्ट पे खड़े हुए थे, वो उड़ा दिए हमारे जनाब, ये ड्रोन्स के जरिए अटैक किए गए। और जो भी मैंने अर्ज किया ना, ये आप वीडियोज हम आपको दिखा रहे हैं कि बाकायदा उसका जो है ना वो डिटेल सिग्नेचर उनके जरिए हम बता रहे हैं कि जनाब ये देखें, और वीडियोज जो हैं वो मौजूद हैं जो उनको मार पड़ रही है। अब मुझे तो कुछ इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं कि जो वखान की पट्टी है 20 किलोमीटर की चौड़ाई उसकी जो है, जो साबिक रशियन स्टेट्स जो हैं, वस्त एशिया रियासतें, उनके साथ वो मिलाती है पाकिस्तान, और उनके दरमियान 20 किलोमीटर का वो है। तो ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि जनाब चीन, रूस और वो जो पाकिस्तान और वो जो वस्त एशिया रियासतें हैं, उज़्बेकिस्तान वगैरह, उनकी ये ख्वाहिश है कि जनाब ये सी पैक जो है इसको अगर आगे बढ़ाना है, वहाँ तक लेके जाना है, तो फिर वो वखान वाला जो इलाका है 20 किलोमीटर वाला वो, लेकिन उसकी लंबाई बहुत है, ये ना कहें, लेकिन कुछ एरिया हमारे लिए 50-60 किलोमीटर एरिया जो है वो साइड को अफगानिस्तान की तरफ, जो लंबाई की रुख उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी होगा। और 20 किलोमीटर वो उसकी चौड़ाई है। तो इनके पास इतनी दफाई ताकत तो है नहीं कि उसको संभाल सकें। और दूसरा ये कि जो अफगान पाकिस्तान में महाजरीन की शक्ल में बैठे हुए हैं, इलीगल बैठे हुए हैं, अब वो भी खौफजदा हो गए हुए हैं। कराची में एक पूरी अफगान बस्ती जो है वो खाली हो गई है, वो वहाँ से रुपोश हो गए हैं, जो उन्हें पकड़ लिया गया है, जो भी सूरत हाल। लेकिन बहरहाल वो मेरी इत्तला के मुताबिक ये एक दिन पहले जो सरहद पे मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान का है, कहते नहीं चिड़ी पर नहीं मार सकती, ये बटके बड़ी मारते हैं अफगानी जो हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ये जो उनका था ना ऑपरेशन संदूर, उससे भी बुरा हाल है। वो तो फिर भी एक ताकत है यार, इंडिया जो भारत है, इनके पास है क्या। मैंने अर्ज किया ये ड्रोन नहीं रोक पा रहे हमारे, इनके पास टेक्नोलॉजी होगी तो रोकेंगे ना। और हमारी जो वो एक कमान का एक है, वो जो मुतहदा कमान हम इख्तियार करते हैं वार रूम, तो वो मुतहरक है। और ये भी पता चला है कि हमने कुछ इलाके जो है वो फजाई दूध उनकी बंद कर दी है। ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल उसकी। तो अब वो जो इन्होंने 200 खानदान जो है ना, आर्जी तौर पे सरहद खोल के 200 अफगान खानदान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ धकेलने हैं, जो जनाब जाए। मे बी उसके बाद
वो ये सोच रहे हो कि जनाब जो पाकिस्तान के अंदर अफगान रह रहे हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। वो मुस्तकबिल क्यों ना यार, ये तय हो गया होया। ਹੁਣ ਤੇ जनाब इतला देने ते इतला भी टेलीफोन ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ जनाब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਯਾਰ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਫੈਜ਼ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਗਏ ਸੀ। 52 ਲੱਖ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਵੀ 27-28 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੈ। ईरान ने ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਫਾਰਗ ਕਰਤੇ। 9-10 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਨੇ ईरान ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ अपना आप पाकिस्तान का उन्होंने। तो ये जनाब अब जो है ये जो किसी भी तरह वो बरादर इस्लामी मुल्क वाली बात खत्म हो गई है। मैंने अर्ज किया था कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अब इनको अबूरी अफगान हुकूमत की बजाय तालिबान रजीम कहना शुरू कर दिया है। तो ये तब्दीली का इशारा है, अफगानिस्तान के अंदर भी तब्दीली हो सकती है। तो ये जो हक्कानी साहब का बयान मैंने बताया है पक्तिका में उन्होंने जो खिताब किया है, हो सकता है ये शुरुआत हो। और एक और खबर जो है वो जो तहरीक लब्बैक का एहतजाज था और ये दोनों भाई जो हैं साद रिजवी और अनस रिजवी जो हैं वो गायब हो गए थे। कुछ ज़राए से ये इतला थी, कल मैंने अर्ज किया था कि जनाब अनस जो है वो तो पुलिस की हिरासत में है और ये जो रिजवी है साद रिजवी ये में भी उनकी हिरासत में कुछ ऐसी इतलात हैं। लेकिन मैंने अर्ज किया था किसी गिरफ्तारी शिरफ्तारी कहीं नहीं डाली गई, कहीं ज़ाहिर नहीं की गई। अब जो सरकारी बयान जो है वो इस हवाले से सामने आ गया है। उन्होंने कहा जनाब दोनों भाई जो हैं ये मफरूर हैं, लेकिन दोनों हमने ट्रेस कर लिए हैं, पता चल गया है कहाँ पे है। और फिर वो कहते हैं कि जनाब ये खुद गिरफ्तारी दे दें तो ठीक, हम इनको मौका दे रहे हैं, वरना फिर हम गिरफ्तार तो हमने कर ही लेना है, कानून के कटहरे में इनको लाना है हर सूरत में। और मैंने अर्ज किया था इनके खिलाफ जो कत्ल का जो मुकदमा दर्ज हुआ है और दहशतगर्दी का जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जो अगवा इन्होंने किए हुए थे 11 मेरे ख्याल 11 के करीब इन्होंने कोस्टर में बंद किए हुए थे फौजी हल्का सिपाही जो हैं पुलिस के वो पकड़ के और फिर डकैती इन्होंने जो असला छीना है, फुटेजेस मौजूद हैं उसकी कि जो आंसू गैस टीयर शेल जो फेंकने वाली गन होती है वो इनके पास कहाँ से आ गई, वो इन्होंने छीनी हुई थी। और 40 के करीब गाड़ियां ना सरकारी और गैर सरकारी इन्होंने जलाई हैं, तबाह की हैं। और उसके बाद जो इन्होंने लाहौर में सुथरा पंजाब वाली गाड़ियां वो जो जलाई हैं, तो पैसे कितों लेने हैं भाई, कितों पूरे होने ने हो। अच्छा बहरहाल ये जनाब अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब ये कहा गया कि तावन करें, गिरफ्तारी दे दें। तो अदम तावन जो है ना ये मैं बता रहा हूँ आपको कि वो जी माजी चिंता सी ना कि जनाब किसी ना किसी तरीके ना आखिर तक महादा हो जाता सी कि फेस सेविंग वास्ते और जनाब हमारे खिलाफ मुकदमा जो ख़त्म किए जाएं, जो हमारे लोग मर गए हैं जनाब उनकी दियत दी जाए। इस दफ़ा भी इन्होंने इस तरह के मुतालबे अंदर खाते रखे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं फैसला हो चुका होगा कि जनाब ये जो हमने पाले थे मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह जत्थे कि किसी वक्त काम आएंगे, तो ये मेरा ख्याल ये फैसला हो गया है उनकी बेख करने का कि नहीं, बस जो गलतियां हो गई हैं अपनी गलती दुरुस्त करने का कितने कितने फैसला जिला उन्होंने कर लिया है। तो बहरहाल अब ये जो अदम तावन है ना इनका, ये मैं बता रहा हूँ, ये मेरा अंदाज़ा है कि इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। दूसरा ये कि जो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब है ना वफाकुल मदारस वाले, वो पिछली दफ़ा 2021 वाले मामले में उन्होंने एक सालची का किरदार अदा किया था। शिपा साहब थे, अब्दुल करीम कुंदी थे
और जनाब वो जो बाजवा साहब थे उन्होंने 2021 में 8 पुलिस वाले, मैंने कल 7 बताया था, पता चला कि 8 पुलिस वालों की शहादतों का पर्चा इनके खिलाफ, जो इन्होंने कहा था हमारे खिलाफ मुकदमा खत्म किए जाए, वो मुकदमा पड़े हुए हैं अभी तक, वो मुकदमे खारिज नहीं हुए हैं, हुकूमत खामोश थी, वो मुकदमे भी खुलने हैं। और ये मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब जो हैं, इन्होंने जो फरमाया है, इन्होंने कहा जनाब ये इनका जो सबसे एक बड़ा हथियार होता है ना, वो कादियानियों वाला होता है। अब ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने किसी जगह कहा है कि जनाब फलां कादियानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत है हमारे बारे में नरम रवैया रखती है, तो इस पहलू पे भी देखा जाए और जुडिशियल कमीशन बनाया जाए इंक्वायरी के लिए। आपने फुटेज नहीं देखी, वो फायरिंग कर रहे हैं, उनके पास जो डंडे हैं वो देखें आप, पुलिस से हथियार छीन के उन्हीं हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ। 60 के करीब जो इनके डीआईजी हैं ऑपरेशन पंजाब के फैसल कामरान, उन्होंने कहा 60 के करीब पुलिस वाले जो इन्होंने हमेशा के लिए मजदूर कर दिए हैं, किसी को कहां गोलियां लगी हुई हैं उन्हें, और ये कह रहे हैं जनाब जुडिशियल कमीशन, वो पहले गिरफ्तारी तो दे ना, उसके बाद बात आगे चले। तो अब जो इस तरह का, जो मुनीबर रहमान साहब को भी ये पता है कि उनके कहीं जो राब्ते होते थे ना कभी, कि आई जनाब जरा सुलह, इस दफा इनके साथ किसने राब्ता किया बताए ना जरा, वो राब्ते शाब्ते अब रह नहीं गए। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि जो घर से बनाए सी बिंगियां बुनियादा थे वो घर नहीं रहन देने, तो फिर नहीं रहन देने। अच्छा, अब आते हैं जनाब जो अली मीन गंडापुर साहब के रिजाइन के बाद सूरत बनी, तो वो इन्होंने जनाब सेल अफरीदी को उनका चुनाव कर लिया। कल भी मैंने अर्ज किया था, इस हवाले से बात की थी। तो वो जनाब अब जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने आइन के आर्टिकल 155 सब आर्टिकल 2 के तहत जनाब ये हुक्म जारी कर दिया है कि उन्होंने ये कहा है, जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंदी साहब, उन्हें कहा कि जनाब 4 बजे तक, उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे यकीन है कि वो 4 बजे इनसे हेल्प ले लेंगे सेल अफरीदी से, और अगर वो नहीं लेते तो फिर जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो उनसे हल्फ लेंगे। कल भी मैंने अर्ज किया था कि ये इंतजामी इख्तियार है चीफ जस्टिस का, जो आइन ने उन्हें दी है, कि अगर कोई हल्फ का मतकाजी होता है और उस अहदेदार से जिस बंदे ने हल्फ लेना है वो हल्फ नहीं लेता या हल्फ नहीं ले पाता किसी वजह से, तो फिर वो मामला जो मुतलका जो सूबा है उसके चीफ जस्टिस के पास जाएगा, और चीफ जस्टिस जो है वो इस इख्तियार के तहत, जो आइन के आर्टिकल 155 सब आर्टिकल 2 के तहत उसे दिया गया है 26वें आईनी तरमीम में, कि वो जनाब वहां जाएगा, वो किसी को नुमाइंदा जो है वो नामजद करेगा। ये अब गए थे स्पीकर साहब जो हैं, जिन्हें ये नामजद, ये सेल अफरीदी साहब जो हैं, ये जनाब चुन लिया गया इनको, और वो जनाब हल्फ नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा जनाब वो कराची में है, तो उन्होंने कहा जनाब ये मैं कह रहा हूँ उनको जनाब ये कि 4 बजे आज यानी 15 को वो हल्फ ले लें। उन्होंने कहा वो 15 तारीख को 3 बजे आ जाएं, तो उन्होंने कहा हमारा जहाज भी नहीं है कोई, तो कैसे आएंगे, वो एक ही फ्लाइट आती है और वो 15 तारीख को 1 बजे पहुंचनी है, तो 3 बजे उन्होंने बुलाया हुआ है, तो वो देख लेंगे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि जनाब आप जाएं और आईनी जिम्मेदारी अपनी पूरी करें, और उन्होंने जो वजीर आला सिंध है उनका त्यारा इनको दिया लेके कि जनाब आप पहुंचे, और वो पेशावर पहुंच चुके हो गए, और उन्होंने फिर मीटिंग भी की है अपनी लीगल टीम के साथ। तो अब मामला यह कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अपना जो आईनी किरदार है वो अदा करूंगा, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। ये उन्होंने नहीं कहा कि मैंने 4 बजे हल्फ ले लेना है। आईनी जुम वो ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास 2 इस्तीफे आए हैं, उन्होंने जो खत लिखा है अली मीन गंडापुर को, जनाब आपने 3 बजे मेरे पास आना है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो मेरे पास आए हैं 2 इस्तीफे, तो इन पे दस्तखत नहीं मिल रहे। यानी वो दूसरी तरह, एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये कोई इस्तीफे जो है ना मेरे पास जो आए हैं, मुझे नहीं पता ये अली मीन गंडापुर के इस्तीफे हैं या नहीं। अली मीन गंडापुर ने खड़े होकर कहा है जनाब मैंने ही दिए हैं असम्बली के अंदर खड़े होके। तो बहरहाल फिर इलेक्शन भी हो गया होगा, और वो मैंने अर्ज किया वो जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, जुडिशियल ऑर्डर आज होना है। आज जो 2 रुकनी बेंच है वो समाप्त कर रहा है पेशावर हाई कोर्ट का। लुत्फर रहमान साहब जो उम्मीदवार थे, मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं,
वजारत उज़्मा के, वो गए हैं कि जनाब पहला जो गंडापुर साहब अभी डी नोटिफाई नहीं हुए थे, तो उनकी मौजूदगी में ये इलेक्शन नहीं हो सकता था। कल इसकी समाअत हुई तो उनके जो वकील थे, सीनियर वकील, वो अदालत नहीं पहुंचे थे, तो उनके जूनियर वकील ने कहा जनाब दूसरी अदालत में मसरूफ हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब, कल जो है ना, यानी आज इस केस की समाअत होगी। और ये डीबी जो है, डिवीजन बेंच, ये मेरा ख्याल जो अर्जेंट केसों की समाअत के बाद एक वक्फा होता है, तो वहाँ उसके बाद जनाब वो बेंच जो है वो बैठ जाता है। ये कोई 11 साढ़े 11 बजे के करीब ये डिवीजन बेंच जो बैठेगा और वहाँ ये केस सहारा लगेगा। अब वहाँ ये फैसला होना है। ये मैं इस बात पे मुकम्मल तौर पे, ज़हनी तौर पे कायल हूँ इस बात का कि अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दे और वो गवर्नर तक पहुँच जाए, तो वो मंजूर किया गया तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन यहाँ इशू ये है कि वो कहते हैं जनाब ये इनका इस्तीफ़ा है नहीं, ये इशू है। और जब तक वो खत मौजूद है, जो उन्होंने लिखा है कि जनाब आपने आना है 3 बजे मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए, जब तक वो खत मौजूद है, रौला उस खत का है। जब तक वो खत मौजूद है, उस वक्त तक कोई भी हुक्म जो है वो उसकी तवक्को की जा सकती है। अगर फर्ज करें कल वो 3 बजे वो कहते हैं जनाब आए, 4 बजे तो हलफ होना है, 3 बजे आप आए, वो कल मंजूर करते हैं और साथ लिखते हैं जनाब आज वो आए हैं, तो आज फलां तारीख को मैं ये मंजूर कर रहा हूं, 11 तारीख से या 8 तारीख से, जो भी तारीख है। इसका मतलब यह है कि उससे पहले जब इलेक्शन हुआ है, वो जो हैं वो उस वक्त वज़ीर आला थे, खैबर पख्तूनख्वा के। ये मैं कानूनी पोजीशन, मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रख सकता हूं कि ये मुमकिन है, कानून और आइन के तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ये भी हो सकता है जनाब वो कहते हैं मैंने खत लिखा था फलां तारीख को, उसको उसी दिन से जो समझा जाए कि जनाब ये मौजूद नहीं था खत। ये भी हो सकता है अदालत ये डिक्लेयर कर दे कि जनाब जो इन्होंने खत लिखा था वो कलदम किया जाता है और उस तारीख से कलदम किया जाता है जिस तारीख को उन्होंने लिखा था। फिर तो बात बनती है ना। लेकिन इसके उल्ट भी हो सकता है कि जब तक वो मैदान में मौजूद है, खत इन फील्ड है, उस वक्त तक जनाब वो गंडापुर साहब जो है वज़ीर आला थे, फड्डा तो पै सकता ना। अच्छा, और आखिर में एक और कल भी मैंने ये अर्ज करना था इस मौजू पे, जो सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक रोला पड़ा हुआ है। तो ये जो दलाइल दे रहे हैं ना 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, जो दरखास्त गुजार हैं, उनको जो वकला हैं, आफत ज़वाहिरी साहब ने भी कल जो दलाइल दिए, ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के दलाइल जो हैं, उनमें आपस में जो उनको आपस में ही उनमें तजाद है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम को मान नहीं रहे, जुडिशल कमीशन को भी नहीं मान रहे, आईनी बेंच के ऊपर भी उनको एतराज है कि आईनी बेंच जो है ये केस नहीं सुन सकता, और फिर साथ ही ये कह रहे हैं कि ये जो मामला है ये चीफ जस्टिस को भेज दिया जाए कि जनाब वो फुल कोर्ट बना दें। और फुल कोर्ट भी कहते हैं जनाब 16 जज जो उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, उस वक्त जो 16 जज थे ना, उन पे मुश्तमिल वो जनाब ये फुल कोर्ट बनेगी, ये वो कह रहे हैं। अब आयशा मलिक साहबा जो हैं वो लुकमे देती हैं बीच में, और कल तो खुल के वो आगे हुई थी ना मैदान में, उनकी और मंदोखेल साहब के दरमियान तलखी भी हुई। तो वो दूसरी तरफ वो चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस को मामला भेज दे कि वो फुल कोर्ट बनाए। चीफ जस्टिस को वो इस हद तक मान रहे हैं, चीफ जस्टिस भी तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही बने हुए हैं ना, वो यही अफरीदी साहब। ये जनाब कहते हैं 16 पे इनका है। अब जो उनके दरमियान हुआ ना जमाल खान मंदोखेल और आयशा मलिक साहबा के दरमियान, वो ये हुए कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये कहा, जब इसी तरह के दलाइल दे रहे थे कि जनाब अपनी मर्जी का हिस्सा जो है वो मान रहे थे 26वीं आईनी तरमीम का, जिसके तहत चीफ जस्टिस बने हुए हैं, लेकिन बाकी चीजें वो मान नहीं रहे थे। ना सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट को मान रहे थे, हालांकि वो अदालत उसको वैलिड डिक्लेयर कर चुकी हुई, ना जुडिशल कमीशन को मान रहे थे, ना आईनी बेंच को मान रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस की हद तक वो मान रहे थे। जनाब चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, चीफ जस्टिस है। तो वहां उन्होंने ये कहा कि जनाब ये समझ नहीं आ रही कि जो आइन का आर्टिकल 191 है, जो दीगर आर्टिकल्स हैं, उनको हम कहाँ रखें। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने ये कहा कि जनाब ये तो अदालती फैसले मौजूद हैं कि जिस शेख को चैलेंज किया गया हो, जिस आर्टिकल को चैलेंज किया गया हो,
उसे साइड में रखा जाता है। यहां तो पूरी 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज है। उसी आईनी तरमीम के तहत याहिया फरीदी साहब जब चीफ जस्टिस बने और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके हैं, तो फिर जो अगर साइड में रखा जाए तो फिर पूरी 26वीं आईनी तरमीम को रद्द चीफ जस्टिस को आप कैसे कहां लेके जाएंगे? तो फिर इस पे जो जमाल खान मुंदोखिल साहब है ना, उन्होंने जो बात की, उन्होंने काफी तल्ख लहजे में ये कहा कि जनाब ये सवाल मैंने पूछा वकील से, आप वकील को जवाब देने दें। ये आयशा मलिक उनकी वकील तो है नहीं ना, लेकिन लग ये रहा है कि जनाब वहां ये वकालत कर रही है। उसके बाद जनाब ये बात शुरू हो गई जनाब कि जनाब बेंच कैसे बनेगा और क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसे जमाल खान मुंदोखिल साहब ने कहा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हैं 2025 में, तो उसमें तो कहीं फुल कोर्ट का जिक्र नहीं सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, और पूरे जजों ने बैठ के ये रूल्स जो बनाए हैं, इस पे आयशा मलिक साहब ने कहा कोई सारे जज नहीं बैठे, वो तो मेरा नोट भी इस हवाले से मौजूद है। तो असल में मामला ये है, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ठीक है फिर रूल्स जो है वो रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। जमाल खान मुंदोखिल साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा जनाब मंगवाएं। अब हुआ ये कि मोहम्मद अली मदर साहब ने भी ये बात बताई, और सबको पता है कि फुल कोर्ट का इजलास नहीं हुआ था, बल्कि सर्कुलेशन के जरिए ये समरी जो है मंजूर करवाई गई थी। तो जहां मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि जनाब कुछ जो जजेस हैं उन्होंने आउटपुट दिया था अपना, कुछ ने नहीं दिया था। तो ये लेकिन रूल्स जो बन चुके हुए हैं ना, ये कह रही हैं आयशा मलिक साहबा कि जो नए जज आए हैं 26वीं तरमीम के बाद, तो क्योंकि उन्हें 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनाए हुए जुडिशियल कमीशन ने तैनात किया है, इसलिए उनको अलग रखा जाए। तो उन्होंने कहा वो तो उसमें शामिल थे। अब फुल कोर्ट जो है अगर बनती है, ये 16 जजों पे क्यों बनवाना चाह रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। 16 जजों में ये असल अगर देखें तो उसमें बेनिफिशियरी तो याहिया फरीदी साहब हैं, और मुतासरा फरीक जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब भी हैं, मुनीब अख्तर साहब भी हैं। उन्होंने अगर ये 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो उन्होंने जनाब ये इसमें, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब के बाद मुनीब अख्तर ने बनना था, और फिर उसके बाद जो अतर मुनीला साहब तो खैर उधर ही लगा लेने, आप उधर वो पहले गए हुए हैं। ये 6 अक्टूबर को एक वो आए हुए थे बाहर से एक जज साहब, तो उनके जनाब एजाज में ये उन्होंने शाया शुया भी दिया था, और फिर ग्रुप फोटो भी एक हुआ था। वो ग्रुप फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें सारे जज मौजूद हैं, लेकिन अतर मुनीला और मंसूर अली शाह साहब मौजूद नहीं। इस हद तक तो मामला जनाब आगे गए हुए हैं। वो समझते हैं कि याहिया फरीदी साहब जो है इनकी वजह से मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सका, कि इन्होंने ये ओहदा क्यों कबूल कर रही है, 26वीं आईनी तरमीम को क्यों मान लिए। फिर जनाब आयशा मलिक साहबा, इन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना था याहिया फरीदी साहब के बाद, ये मुनीब अख्तर के बाद जैसे वो चलना था रूटीन में। और फिर मोहम्मद अली मदर साहब जो है इन्होंने नहीं बनना था, लेकिन अब ये इनका जो 3 जज होंगे याहिया फरीदी की रिटायरमेंट के बाद, तो वो 3 जज जो कंसिडर होंगे उनमें उनका नाम भी आएगा। और ये जो 16 जज हैं, शाहद बुलाल हसन तक ये 16 जज हैं। उसके बाद जो जज आए हैं वो आए हैं जनाब हाशिम काकड़ साहब, शफी सिद्दीकी साहब, सलाहुद्दीन पनहवर साहब, शकील अहमद, आमर फरूक, इश्तियाक इब्राहिम, अली बाकर नजफी, मियां गुलहसन औरंगजेब। ये 24 तादाद बनती है। वो कहते हैं इनको ना रखें बीच में, फुल कोर्ट ना बनाए, 24 जजों वाली फुल कोर्ट नहीं चाहिए हमें। हमें वो फुल कोर्ट चाहिए 16 वाली जिनमें हमारे हम ख्याल ज्यादा है। दौरान समाअत एक मौका पर तो बात इस हद तक बढ़ गई कि जब जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा ना कि जनाब मंगवाएं रिकॉर्ड फिर आप, तो उन्होंने कहा जनाब ये जमाल खान मुंदोखिल साहब ने ये कहा कि अब ये मामला आगे नहीं चलेगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता। अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब ये फुल कोर्ट वाला जो मामला है ये अंदरूनी मामला है, तो यहाँ इस पे बात ना की जाए। तो जमाल खान मुंदोखिल साहब ने कहा मुझे यहाँ झूठा कहा गया है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तो बात आगे नहीं जाएगी। तो अटॉर्नी जनरल का मैं मुनासिब वक्त पे इस पर बात करूंगा। तो जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा ने भी ये कहा कि जज साहबान जो है इस तरह आपस में बात ना करें। और बड़ी अजीबोगरीब बात की ज़ुबैरी साहब ने, वो कहा जनाब इस वक्त जो आईनी बेंच के अरकान है ना, 8 तो ये केस सुन रहे हैं ना, टोटल अरकान वो कहते 15 है। अगर ये दरख्वास्त जो है ये मुस्तरद हो जाती है तो हमारे पास अपील का राइट है, तो उसके लिए जनाब इससे बड़ा बेंच चाहिए होगा जो आइन में लिखा हुआ है।
तो ये हमारा जो राइट ऑफ अपील है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आयशा मलिक साहबा ये कह रही हैं, यानी वो मैंने कहा लुकमे दे रही थी बीच बीच में, तो उन्होंने कहा जनाब ये तो जो इनका हक है अपील का, ये तो अब जुडिशियल कमीशन पे है, उसके हाथ में है, वो हक देता है नहीं देता। कैसे हो सकता है हक देता है या नहीं देता? आइन में लिखा हुआ है, जुडिशियल कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक बेंच बनाए बड़ा। और फिर ये कह रही है जनाब ये जो है ना जुडिशियल कमीशन फुल कोर्ट बनाए, लेकिन वो जुडिशियल कमीशन के जरिए ना बने। ये जो कहते हैं फुल कोर्ट जो है वो आईनी बेंच नहीं होता। अगर आईनी बेंच में ही तमाम जज शामिल कर लिए जाएं, जैसे इब्तदाई तौर पे जब सिंध वाला इशू आया है, वहां की असेंबली ने करारदाद मंजूर की कि आईनी बेंच बनाया जाए, इब्तदाई तौर पे पूरी सिंध हाई कोर्ट जो है तमाम जज जो हैं उनको आईनी बेंच का हिस्सा डिक्लेयर किया गया था, आपको याद है ना? तो यहां क्यों नहीं हो सकता? नहीं, इद्दा नहीं करना से जनाब, ये नहीं होना। मैं तो ये कहता हूं कि ये मामला भेजें सीधा सीधा जुडिशियल कमीशन को, दी 8 रुकनी बेंच है, और उससे कहेंगे ना फुल कोर्ट बना दें 24 के 24 जजों पर मुश्तमिल, कि ना कोई अपील का मसला होगा ना कुछ और, जो फैसला होना होगा वो हो जाएगा। आइन और कानून के ताबे फैसला होना है ना, टेंशन वाली क्या बात है? जिन्होंने वो करना, जो 26 महीने तरमीम के खिलाफ पहले ही अपना जहन आश्कार कर चुके हुए, तो वहां तो इतराजात होंगे ना। फिर जनाब ये अफरीदी साहब भी ना बैठे, मंसूर साहब भी ना बैठे, अजहर मुनीला साहब भी ना बैठे, आयशा मलिक साहबा भी ना बैठे, शाद वहीद साहब भी ना बैठे जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, वहां तो ये मसला, मोहम्मद अली मजहर साहब भी ना बैठे, वहां तो होगा। बल्कि ये जो जज आए हैं बाद में, जो 16 के बाद जज हैं, 8 जज जो हैं, इन पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनना चाहिए था। ये तो ना बेनिफिशरी है ना मुतासरा है, इनका तो कुछ लेना देने इस मामले से कि हमने चीफ जस्टिस बनना है नहीं बनना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।